हे गाइस, वेलकम टू द लॉ ब्रीफ्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस एंड व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो हम ये तीनों को आज पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक बातें हमने कल जान ली थी, तो अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है ना, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ व्हाट, क्लस्टर ऑफ सुप्रीम लीगल रूल्स कंटेन्ड इन पार्ट्स, चैप्टर्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड इंटरप्रिटेशन बाय जुडिशरी। ठीक है, तो ये एक क्लस्टर है, एक जिसमें आपके रूल्स हैं, और रूल्स किस फॉर्म में कंटेन्ड है, कंटेन्ड इन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, चैप्टर्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, और टाइम टू टाइम जैसे इंटरप्रिटेशन देती रहती है जुडिशरी थ्रू केसेस। तो ठीक है, वो इस सब में इन सब चीज़ों को मिला के हम कहेंगे कि दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो बेसिकली सी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज एसेंशली अ सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग ऑल द राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्न कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्न यहाँ पे कौन हो गया? वी द पीपल। ठीक है, तो इनके जो राइट्स एंड रॉन्ग्स हैं उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिम जो कि हैंस केल्सन ने दी थी, जिसको हम प्योर हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लॉ कहते हैं। इट इज प्रामेटिकल इन स्ट्रक्चर, जहाँ पे ग्रैंड नॉर्म जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो टॉप पर है। ग्रैंड नॉर्म इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज एट टॉप। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई, ये हैंस केल्सन ने दी थी, याद रखना। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन क्या होता है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, यूजेजेस एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है प्रीवियस डिसीजंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, जो भी केसेस जुडिशरी ने दिए हैं पहले, मतलब जो केसेस हो गए, ठीक है, जो केसेस आ चुके हैं उनको हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन जो है, इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिसमें कस्टम्स भी आ गए, ट्रेडिशंस भी आ गए, यूजेजेस भी आ गए, और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी आ गए। ये राइटिंग में तो लिखा हुआ होता नहीं है कुछ भी, ठीक है, कि कोई लॉ की तरह जैसे हमने राइटिंग में लिख दिया हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने राइटिंग में लिख रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस आर नॉट रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड दिस प्रैक्टिस इज वेरी मच डोमिनेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत लिमिटेड मैनर में यूज़ की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है सीजीआई का, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे हम सीजीआई को अपॉइंट करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल ऑफ सीनियरिटी। सो उस बेसिस पर हम सीजीआई बन जाते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, कि जो भी सीनियर होगा उसको हम सीजीआई बना देंगे। तो अच्छा, ये एक चीज़ और याद रखना, जो सीनियरिटी होती है ना, मतलब फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं ये बात कह रही हूँ कि जैसे सीनियरिटी होती है ना, वो आप वैसे डिसाइड नहीं कर सकते कि एज वाइज आप डिसाइड कर रहे हो। नो, इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओथ। जैसे मानो अगर आज डेट है 27 जनवरी, ठीक है, 2026, तो अगर इस दिन पर 3 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में ओथ लिया है, ठीक है, लेट्स से ए, बी एंड सी, तो अगर ए ने पहले लिया है ना, तो ए सीनियरिटी में सबसे पहले मतलब सीनियर होगा इन सब में। ठीक है, तो उसको हम सीनियर मानेंगे। और इन फ्यूचर अगर ए बी सी में से डिसाइड करना हुआ दैट हु विल बी द सीजीआई, तो ए विल बी द सीजीआई ऑन द रूल, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया नो प्रोविजन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रोटेम स्पीकर। तो ये क्या होता है कि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है। जैसे हर लोकसभा जनरल इलेक्शंस के बाद एक ट्रेडिशन है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्रोटेम स्पीकर को। ठीक है, जिसका 2 फंक्शन होता है। ठीक है, पहला कि टू कंडक्ट द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और दूसरा टू कंडक्ट द रेगुलर इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो जैसे ही स्पीकर का हो जाएगा उसके बाद ये पोस्ट जो है वो हट जाती है और हमारी इसकी जगह स्पीकर आ जाता है। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है।
नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और ये जो टर्म है ना, इट इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ठीक है, तो जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन था उसने फर्स्ट टाइम इसकी फाउंडेशन की थी, और जॉन लॉक जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थे, इन द ईयर 1688 में उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ना, वो एक प्रिंसिपल है, एक फिलॉसफी है जो कि एडवोकेट करती है फॉर द लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि नो एब्सोल्यूट पावर एंड सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। तो इट एस्टैब्लिशेस द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, जिसका मतलब है कि ऑर्गन्स जो है ना गवर्नमेंट के हैव टू वर्क अंडर सर्टेन लिमिटेशंस। लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, सबको एक लिमिट में काम करना है, सबकी एक लिमिटेशंस हैं, एक दायरे हैं जिनके बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इट डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी, जिसका एग्जाम्पल आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एंड 20 क्लॉज 1 है। ठीक है, 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? 13 क्लॉज 2 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। ठीक है, तो स्टेट कोई भी एक ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अगर कुछ ऐसा लॉ बनाया है स्टेट ने तो हम उसे वॉइड मानेंगे। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्लियर है। अब आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 1 पर, जो बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की। तो इसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जब आपने कोई क्राइम किया तो उस टाइम पर जो लॉ है, ठीक है, उसके बेसिस पर ही आपको पेनल्टी, मतलब आपको पनिश किया जाएगा या फिर पेनल्टी लगेगी, ना कि उस पर जो लॉ है ही नहीं है, फिर जो लॉ उसके बाद आपके क्राइम करने के बाद आया है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। तो दिस शोज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट कंसिस्ट ऑफ opposed to arbitrariness, free and fair elections, independence of judiciary and separation of power. These all are the ingredients of constitutionalism। फिर आता है हमारा मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था? Constitution has derived a structure of power relationship with checks and balances, and limits are placed on the powers of every authority and instrumentality under the constitution। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बारे बात करते हैं कि हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लिमिट्स हैं, सबकी पावर पर जो भी अथॉरिटी हैं, तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया हो, तीनों टर्म्स आपको क्लियरली समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसका जवाब आपको दूं। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव इट, शेयर इट। दिस इज़ द लॉ ब्रीफ।